दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के बारे में। आइए देखते हैं यूपीएससी ने किस तरह के क्वेश्चन पूछे हैं आपसे इस टॉपिक से। पहला क्वेश्चन है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में ऐसे कौन से प्रिंसिपल्स हैं जो गांधीयन प्रिंसिपल को रिफ्लेक्ट करते हैं। अब यहां पे आपके पास चार ऑप्शन है। पहले ऑप्शन में आपसे बात की गई है यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में। अब ये जो आपका यूनिफॉर्म सिविल कोड है ये कहीं ना कहीं लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स में आता है। अब पहला ऑप्शन अगर आपका गलत हो जाता है तो आपके पास क्या ऑप्शंस बचते हैं, आइए इसे देखते हैं। तो यहां पे हम ए को एलिमिनेट कर सकते हैं, सी को कर सकते हैं और डी को कर सकते हैं। तो हमारा आंसर तो वैसे यहां पे आ गया है, लेकिन हमें यहां पे यह समझना है कि जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है ये तीन कैटेगरी में डिवाइडेड है। एक होते हैं आपके सोशलिस्ट प्रिंसिपल, दूसरे होते हैं आपके गांधीयन प्रिंसिपल और तीसरे होते हैं आपके लिबरल इंटेलेक्चुअल। अब अगर बात की जाए ये चौथा प्रिंसिपल जो है यहां पे बात की गई है वर्कर्स की, तो ये आपका कहीं ना कहीं सोशलिस्ट प्रिंसिपल होगा। अब उसके अलावा ये जो बाकी दो बच गए हैं ये दोनों ही आपके गांधीयन प्रिंसिपल हैं, क्योंकि गांधी जी का स्पेशल एम्फेसाइज था पंचायती राज इंस्टीट्यूशन पे और कॉटेज इंडस्ट्रीज पे। तो इस वजह से इसका आंसर हो जाता है बी। उसके अलावा जो आपका यूनिफॉर्म सिविल कोड है ये मेंशन्ड है आपके आर्टिकल 44 में और पंचायती राज इंस्टीट्यूशन आपके मेंशन है आर्टिकल 40 में। और ये जो आपकी थर्ड स्टेटमेंट है जहां पे बात की गई है कॉटेज इंडस्ट्री की, ये आपका मेंशन है आर्टिकल 43 में। उसके अलावा ये जो आपकी फोर्थ स्टेटमेंट है जहां पे वर्कर्स की बात की गई है ये भी आपके आर्टिकल 43 में ही मेंशन्ड है। आइए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। यहां पे आपसे पूछा गया है कि कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे कौन से प्रोविजंस दिए हुए हैं जिनकी डायरेक्ट इंपैक्ट है आपके एजुकेशन के ऊपर। अब पहला है आपका ऑप्शन डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, दूसरा है रूरल एंड अर्बन बॉडीज, तीसरा है 5th शेड्यूल, चौथा है 6th शेड्यूल और पांचवा है आपका 7th शेड्यूल। अब ये जो आपके 5th एंड 6th शेड्यूल हैं आपको पता होना चाहिए ट्राइबल पॉपुलेशन या ट्राइबल एरिया से डील करते हैं। तो कहीं ना कहीं आप इन दोनों को ही इलिमिनेट कर सकते हैं। तो अगर हम इसे इलिमिनेट करते हैं तो ऑप्शन बी भी चला जाता है हमारा और डी भी। अब हम आ जाते हैं 50-50 की स्टेज पे। अब हमें सिर्फ ये देखना है कि जो आपके 5th ऑप्शन है वो ठीक है या नहीं। अब अगर आपको पता हो कि 7th शेड्यूल में आपके सब्जेक्ट्स मेंशन्ड है, इन सब्जेक्ट्स में से एक सब्जेक्ट है आपका एजुकेशन भी। अब अगर आपको यह पता हो तो आप सही आंसर को मार्क कर सकते हैं, दैट इज ऑप्शन सी। उसके अलावा जो आपके डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है इसके आर्टिकल 45 में मेंशन किया गया है कि जो भी बच्चे 6 साल से कम आयु के होंगे उनकी एजुकेशन के लिए काम करना चाहिए सरकार को। तो कहीं ना कहीं ये आपके डायरेक्टिव प्रिंसिपल में भी मेंशन है और फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल ड्यूटीज में भी। इसके अलावा शायद आपको पता हो या ना पता हो कि 11th और 12th शेड्यूल में भी मेंशन्ड है आपके एजुकेशन के बारे में कुछ प्रोविजंस, और ये आपके डील करते हैं रूरल और अर्बन बॉडीज से। अब यहां पे आपके लिए एक क्वेश्चन है, आपने मुझे यह बताना है कि जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है इससे आपका कौन सा शेड्यूल डील करता है और अर्बन लोकल बॉडीज हैं इनसे आपका कौन सा शेड्यूल डील करता है। अब यह जवाब आपने कमेंट बॉक्स में देना है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की, जहां पे आपसे यह पूछा गया है कि भारतीय संविधान में कौन से ऐसे प्रोविजन दिए गए हैं जो फंडामेंटल है गवर्नेंस के लिए। तो यहां पे आपके पास ऑप्शन है फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, फंडामेंटल राइट्स एंड फंडामेंटल ड्यूटीज। अब देखिए अगर हम बात करें फंडामेंटल ड्यूटीज की तो ये तो नहीं हो सकता, क्योंकि यहां पे तो आपके सिटीजन्स के बारे में बात की गई है। तो इस वजह से आपका ऑप्शन बी इलिमिनेट हो जाता है और ऑप्शन डी भी। अब यहां पे आप पहुंच जाते हैं 50-50 की स्टेज पे, जहां पर आपको चूज करना है बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। अब यहां पे आपको यह पता होना चाहिए कि जो आपके फंडामेंटल राइट्स हैं ये तो हम सिटीजन्स और एलियंस को देते हैं, उसके अलावा ये एक तरह से लिमिट करती है आपकी गवर्नमेंट की पावर को भी। तो इस वजह से इसका करेक्ट आंसर बनता है ऑप्शन सी, और यही चीज आपको देखने को मिलती है आर्टिकल 37 में भी। अब भारतीय संविधान के कौन से ऐसे प्रोविजन हैं जहां पर हमने इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी के बारे में बात की है। अब यहां पे आपके पास ऑप्शन है प्रीएम्बल, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, फंडामेंटल ड्यूटीज और 9th शेड्यूल। अब जैसा कि हमने कल की वीडियो में प्रीएम्बल डिस्कस किया था तो वहां पे ऐसा कोई प्रोविजन तो मेंशन नहीं था, तो आपका ए ऑप्शन तो एलिमिनेट हो जाता है। अब अगर बात की जाए 9th शेड्यूल की तो यहां पे आपको याद रखना है कि इसे हम फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के साथ लेके आए थे 1951 में, और यहां पे हम उन लॉज को रखते हैं जिनके ऊपर जुडिशियल स्क्रूटनी या जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता था। अब यहां पे मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं,
देखिए, आपने मुझे यह बताना है कि 9th शेड्यूल के अंदर जो भी लॉज रखे गए हैं वो कब से जुडिशियल रिव्यू के अंडर आते हैं और सुप्रीम कोर्ट ने किस केस की जजमेंट में ऐसा किया था। आइए अब बात करते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज की। तो फंडामेंटल ड्यूटीज में भी आपके कहीं भी मेंशन नहीं है इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी के बारे में। तो आपका ऑप्शन बचता है ऑप्शन बी, जहां पे आर्टिकल 51 में डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में यह कहा गया है, मेंटेनिंग जस्ट एंड ऑनरेबल रिलेशन विद द नेशंस, fostering respect for international law and treaty obligations, encouraging settlement for international dispute by arbitration। आइए अब बात करते हैं 5वें क्वेश्चन की। यहां पे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के बारे में आपको 2 स्टेटमेंट्स गिवन है। पहली स्टेटमेंट में बात की गई है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी सोशो और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी स्टैब्लिश करने की बात करते हैं कंट्री में, और दूसरी स्टेटमेंट में यह कहा गया है कि किसी भी कोर्ट के थ्रू आप इन्फोर्स नहीं कर सकते डायरेक्टिव प्रिंसिपल को। अब यहां पे आपकी दोनों ही स्टेटमेंट ठीक हैं, क्योंकि जो आपका पार्ट 3 है उनको आप इन्फोर्स करने के लिए कोर्ट जा सकते हैं, जहां पे हम बात करते हैं फंडामेंटल राइट्स की। लेकिन जो आपके डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी हैं ये मेंशन्ड है आपके पार्ट 4 में, और इस वजह से आप इन्हें इन्फोर्स नहीं कर सकते किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ में। इसके अलावा यहां पे आपको एक बात यह भी ध्यान रखनी है कि जो आपके फंडामेंटल राइट्स हैं वो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी एस्टैब्लिश करते हैं, और जो आपके डीपीएसपीज हैं ये एस्टैब्लिश करते हैं सोशो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी को। तो यहां पे आपकी दोनों ही स्टेटमेंट ठीक है और आपका आंसर बन जाता है सी ऑप्शन। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मैंने आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं, उम्मीद यह करता हूं कि आप उनके आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर से देंगे। उसके अलावा आपके कितने आंसर ठीक रहे आप इसको भी मेंशन कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। धन्यवाद।